कुछ दबंगों ने विजिलेंस की टीम के साथ धक्का मुक्की कर दी। बुधवार की सुबह बिजली चोरी की शिकायत पर विजिलेंस की टीम पुलिस कर्मियों के साथ कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान कुछ दबंगों ने पहले टीम को धमकाया, फिर हाथापाई भी की। घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें कुछ लोग आपस में झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एसएसपी का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। संबंधित लोगों की ओर से तहरीर दिए जाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसमें रानीपुर थाने से उनकी मदद के लिए पुलिस बल दिया गया था। तो बहादुरपुर जट विलेज में जैसे जानकारी में आ रहा है कि टीम के साथ धक्का मुक्की हुई है और उसमें इन हाइडल वालों से हम संपर्क में हैं और जैसे इनसे तहरीर मिलती है इसमें मुकदमा दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में स्थित मछली मार्केट रोड पर गंगवार जनसेवा केंद्र में फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाने का भंडाफोड़ हुआ है। एसएसपी अजय गणपति के निर्देश में एसटीएफ कुमाऊं और ट्रांजिट कैंप पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर आरोपी चेतन कुमार को गिरफ्तार किया। वो मोबाइल ऐप के जरिए फोटो, नाम और पता बदलकर फर्जी आधार, पैन और शैक्षणिक प्रमाण पत्र बनाते थे। इनका उपयोग सिडकुल क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए किया जाता था। छापेमारी में 40 फर्जी आधार, 53 पैन कार्ड, कूट रचित अंक तालिकाएं, कंप्यूटर, प्रिंटर और बायोमेट्रिक स्कैनर बरामद हुए हैं। छापेमारी में काफ़ी भारी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड तथा फर्जी पैन कार्ड और फर्जी अंक तालिकाएं बरामद हुई तथा कुछ डिजिटल प्रतियां भी इसमें बरामद हुई है और भी कंप्यूटर सिस्टम्स और बाकी सिस्टम्स जो है कीबोर्ड वगैरह, माउस और ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। और देहरादून के सिलाकोई में हुई छात्र एंजल चकमा हत्याकांड में नस्लीय हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को निपटारा करते हुए संबंधित अथॉरिटी के पास भेजने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि याचिका में उठाए गए मुद्दे बहुत अहम हैं, इसलिए याचिकाकर्ता अपनी शिकायत अटॉर्नी जनरल से कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अटॉर्नी जनरल इस मामले को सरकार तक पहुंचाएंगे। तो अभी उन्होंने कहा है कि इस पिटीशन को अटॉर्नी जनरल के समक्ष रखा जाएगा एक रिप्रेजेंटेशन के तरीके से, और वो रिप्रेजेंटेशन फिर वो सरकार के समक्ष पेश करेंगे, अकॉर्डिंगली वो एक्ट करेंगे। उत्तराखंड में जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। कई जिलों के बाद आज देहरादून में भी ये धमकी मिली है। देहरादून जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस ने पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराकर चेकिंग अभियान चलाया है। कैंपस में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। अब तक कई जिलों में इसी तरीके की धमकियां मिल चुकी हैं। इसके बाद पूरे राज्य में पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया। सभी जगहों पर जो धमकी भरे ईमेल्स आए हैं वो तमिल टाइगर्स और आईएसआई के नाम से भेजे गए हैं। ये पिछले 3 दिनों में लगातार जिस प्रकार से मेल के माध्यम से सूचनाएं आ रही हैं, जो पहले उत्तरकाशी, नैनीताल और अब इधर भी आई है, तो इसके पीछे के जो मॉड्यूल है उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। जल्दी जिसके द्वारा ये सूचना फ्लैश की गई है उस पर भी हम लोग आगे क्या कार्रवाई की जानी है उसमें एसटीएफ के माध्यम से, एसटीएफ के साथ सहयोग से हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। हरिद्वार जिला कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल से जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसकी सूचना पर पुलिस, बीडीएस और डॉग स्क्वाड के साथ कोर्ट पहुंची। कोर्ट में सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि चेकिंग के दौरान कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। बता दें कि सिडकुल के रोशनाबाद में है जिला कोर्ट। इस मेल प्राप्त होने के बाद में जो जनपद की बीडी स्क्वाड है और एंटी एक्सप्लोजिव डॉग स्क्वाड है उसके द्वारा माननीय न्यायालय को सैनिटाइज किया गया है और माननीय न्यायालय की सुरक्षा में ऑलरेडी पीएसी का डिप्लॉयमेंट है और एक जनपद की पुलिस चौकी है, उनको अलर्ट किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो मेल प्राप्त हुआ है वो हमारी साइबर टीम द्वारा ये जाँच की जा रही है कि मेल किसके द्वारा और कहाँ से भेजा गया।
पौड़ी जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल से ये धमकी दी गई। इसके बाद पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराकर चेकिंग की गई। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीमों ने पूरे परिसर की तलाशी ली। हालांकि प्रारंभिक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर निगरानी कड़ी कर दी गई है। नैनीताल जिला अदालत को भी बम से उड़ाने और आत्मघाती हमले की धमकी मिल चुकी है। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने का दावा किया था, लेकिन वकीलों का कहना है कि कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। वकीलों का ये भी कहना है कि अदालत आने वाले 4 गेट हैं, सिर्फ एक गेट पर ही मेटल डिटेक्टर है, वहां भी पुलिसकर्मी की तैनाती नहीं है। लोगों की आवाजाही मेटल डिटेक्टर के बाहर से ही हो रही है। आप न्यायालय को उड़ाने की धमकी दे रहे हो और आप एक छोटा सा मेल ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और आज दिन तक अभी तक हमने जिला जज साहब से भी वार्ता करके उनको ज्ञापन दिया, आज दिन तक सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ पर ये खुला आमंत्रण है किसी के लिए भी, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोसजनक है। लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम बिल्कुल नहीं किए गए हैं। न्यायालय परिसर में आने के 5 रास्ते हैं, सिर्फ एक गेट पर मेटल डिटेक्टर लगा के खाना पूर्ति की गई है। उस पर भी कोई पुलिस कर्मचारी नहीं खड़ा है। मेटल डिटेक्टर के अंदर से आने के बजाय लोग अगल बगल से अंदर आ जा रहे हैं। कोई सुरक्षा व्यवस्था न्यायालय परिसर में नहीं है। वन विभाग ने फायर सीजन के मद्देनजर प्रदेश भर में फायर फाइटिंग का मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारियों को परखा है। देहरादून मुख्यालय से प्रदेश के सभी वन प्रभागों में एक जगह जंगल में आग लगने के फायर पॉइंट्स जारी किए गए और इसके बाद रिस्पांस टाइम और तैयारियों को चेक भी किया गया है। हरिद्वार में भी फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग ने आगामी चुनौतियों के लिए कमर कस ली है। बुधवार को वनाग्नि से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र मनसा देवी मंदिर के आसपास की पहाड़ियों पर मॉक ड्रिल की गई है। जोशीमठ में वन विभाग ने मॉक ड्रिल की। इसका मकसद जंगलों में आग के दौरान रिस्पांस टाइम को कम करना और जान माल के नुकसान को न्यूनतम करना था। उत्तरकाशी में जिला प्रशासन और वन विभाग ने फॉरेस्ट फायर पर मॉक ड्रिल की है। इस मॉक ड्रिल में जंगलों में लगने वाले आग से निपटने की तैयारियों को परखा गया है। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें मौजूद रहीं। विकासनगर में भी फायर सीजन को देखते हुए वन विभाग ने जंगलों में लगने वाली आग पर काबू पाने को लेकर एक मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल में वन विभाग ने अपनी तैयारियों को परखा है और कालसी रेंज में आयोजित मॉक ड्रिल में वन विभाग सहित दूसरे विभागों के साथ स्थानीय ग्रामीण भी शामिल हुए। अल्मोड़ा में भी वन विभाग ने जंगलों में आग बुझाने को लेकर मॉक ड्रिल की है। इसमें वन विभाग के साथ आपदा की टीम एसडीआरएफ ने हिस्सा लिया है। नैनीताल में भी मॉक ड्रिल की गई और पाइंस में वनाग्नि को लेकर वन विभाग, प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल संस्थान के साथ सभी विभाग ने फायर कंट्रोल मॉक ड्रिल की और तैयारियों को परखा है। पिथौरागढ़ में फॉरेस्ट फायर को लेकर वन विभाग ने एक मॉक ड्रिल की। जंगलों में आग पर काबू पाने के बारे में मौजूद लोगों को बताया गया है। उसको मत चलाओ ना इससे तो। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ननूर खेड़ा देहरादून में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26 के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने देहरादून को विजेता ट्रॉफी और 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा, यह आयोजन उत्तराखंड के खेल भविष्य की नई शुरुआत है और प्रदेश अब देवभूमि के साथ खेल भूमि के रूप में भी पहचान बना रहा है। प्रतियोगिता में 11 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि डीबीटी के माध्यम से खिलाड़ियों के खाते में भेजी जा रही है। उन्होंने बताया, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड 103 पदक जीतकर पहली बार 7वां स्थान हासिल किया है। राज्य में स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान के तहत 8 शहरों में 23 खेल अकेडमियां स्थापित की जाएंगी। हल्द्वानी में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। बच्चों को एक मंच मिला है, उनकी प्रतिभाओं को प्रदर्शन का अवसर मिला है और बड़ी संख्या में 2.5 लाख से भी अधिक हमारे खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है और सरकार ने भी उनके प्रोत्साहन की कोई कमी नहीं करी है। और इसके पीछे हेतु है कि हमारे सभी बच्चों को, खिलाड़ियों को आगे आने का अवसर मिले, उनका प्रोत्साहन हो, खेलों के क्षेत्र में वो बेहतर करियर बनाएं, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करें। और 11 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से जो पुरस्कार विजेता हमारे खिलाड़ी हैं
उनके सीधे बैंक अकाउंटों में भेजा जा रहा है। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है और रमजान शुरू होने से पहले मुस्लिम संगठनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की। सरकार का कहना है कि उनकी कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमणकारियों के खिलाफ है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 11,000 हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई जा चुकी है। बुलडोजर एक्शन से उन लोगों में चिंता बढ़ी है जो सरकारी जमीन पर मदरसे, मजार या अन्य संरचनाएं बनाकर बैठे थे। रमजान गुरुवार से शुरू हो रहे हैं और इसी बीच उत्तराखंड वक्फ बोर्ड और मुस्लिम सेवा संगठन ने मुख्यमंत्री धामी से अपील की है कि रोजे के महीने में कार्रवाई रोक दी जाए ताकि समुदाय के लोग परेशान ना हो। यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड ने भी अपने स्तर पर रमजान के दौरान किसी तरह की कार्रवाई न करने का फैसला लिया है। सरकार कोई कार्रवाई कर रही है, कई बार उस सही कार्रवाई के खिलाफ भी लोग बाग माहौल बना देते हैं और गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो किसी को मौका न मिले मुस्लिम समाज को गुमराह करने का, इसलिए अधिकारी भी थोड़ा संयम बरतें। इस महीने में कोई लाइनअप इधर उधर ना जाए, इसलिए हमने ये निवेदन किया। मैं सरकार को ये अपील करता हूँ, अधिकारियों से ये अपील करता हूँ कि रमजान का पर्व है, लोग रोजे रखते हैं, मोहब्बत प्यार से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, सारा दिन भूखे रहते हैं और भूखे रहकर देश की खुशहाली के लिए दुआएं मांगते हैं। तो अभी किसी भी तरह की किसी कार्रवाई पर ब्रेक लगाएं और यदि कोई कार्रवाई अगर उन्हें करनी भी पड़े तो जो कम्युनिटी के जिम्मेदार लोग हैं या मौलवी हैं, कम से कम इनको कॉन्फिडेंस में लेके कोई कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। उधर बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर साफ रुख रखती रही है। पार्टी अध्यक्ष का कहना है कि सरकार की किसी भी कार्रवाई में कोई पक्षपात नहीं हुआ और जो लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं उन्हें छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। देखिए, सरकार ने कोई भी अनलीगल कार्रवाई नहीं की। जब कहीं पे कोई जमीन को घेरा जाता है तो कार्रवाई होना स्वाभाविक है। नहीं, कार्रवाई गलत के साथ होगी नहीं। गलत भाई, हमने जो मजारें तो हटाई हैं, उस मजारों पे किसी व्यक्ति ने कहा कि मजार मेरी किसी संत की है, उनके यहाँ संत को क्या बोलते मुझे नहीं पता, लेकिन किसकी मजार है उस तक का तो बोलने का अधिकार होता है ना, वो किस जमीन पर है ये बताने का अधिकार होता है। तो जब सरकारी जमीनें घेरी जाएंगी तो सरकार क्यों नहीं हटाएगी। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुस्लिम संगठनों की इस अपील पर क्या फैसला लेते हैं ये आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि सरकारी कार्रवाई ने अतिक्रमण करने वालों में खौफ जरूर पैदा कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून के मोहब्बे वाला इलाके में कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई है। वहीं टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग भी लग गई है और सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर सेफ हैं। मोहब्बे वाला इलाके में हादसा हुआ है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से वर्चुअल माध्यम से चंपावत सरस कॉर्बेट महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया। महोत्सव को इस बार शीतकालीन कॉर्बेट महोत्सव का रूप दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग जैसी साहसिक गतिविधियों से चंपावत को राष्ट्रीय पर्यटन हब बनाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। सीएम ने बताया जिला अस्पताल में 20 करोड़ से 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक, 45 करोड़ का मां पूर्णागिरी रोपवे, 177 करोड़ का ड्राई पोर्ट, 57 करोड़ का साइंस सेंटर और टनकपुर जौल जीबी मार्ग पर 55 करोड़ का स्पा नार्ज पुल निर्माणाधीन है। सीएम ने कहा कि विकास भी और विरासत भी के संकल्प के साथ चंपावत को आदर्श जिला बनाने की दिशा में सरकार तेजी के साथ काम कर रही है। विकासनगर में आज खाटू श्याम धाम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। खाटू श्याम धाम न सिर्फ आस्था का नया केंद्र बनने जा रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का एक नया मार्ग भी खोल रहा है। चारधाम यात्रा मार्ग पर बसे इस धाम को ऐतिहासिक नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड के कण कण में ईश्वर के वास की मान्यता है।
यहाँ के धार्मिक स्थल इस पर्वतीय राज को अलग पहचान देते हैं। इसी कड़ी में दिल्ली यमुनोत्री चारधाम मार्ग पर हरबटपुर में श्री खाटू श्याम धाम का भव्य निर्माण किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धाम में पहुंचकर विधि विधान से पूजा की और इसके बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। हम सबके अंदर करुणा हो और हम सबके अंदर धर्म के अनुसार कर्म करने का हमेशा भाव हो। बाबा हमेशा धर्म के मार्ग पर चलाए, क्योंकि अगर हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो ये मानिए कि जो भी कर्म होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि धर्म कहता है सभी के लिए अच्छा करना है। जो स्वयं को अच्छा लगता है, जो न्याय होता है, उसके अनुसार काम करना है। मंदिर खुलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। लोगों में इसको लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ पे इतना विकास हुआ है और खाटू श्याम मंदिर हमारे प्रदेश में बन गया है। और ये ना यमुनोत्री और गंगोत्री वाला मार्ग है, जो खाटू श्याम की यात्रा जो होती है आस्था मंदिर से और जाते हैं। सरकार का धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर फोकस है। प्रदेश सरकार हरिपुर में मां यमुना, टोंस और आमलावा नदी के तट पर घाटों के निर्माण को भी गति दे रही है। इसी यात्रा मार्ग के बीच तैयार हुए खाटू श्याम धाम को एक नया आध्यात्मिक केंद्र माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस धाम से न केवल आस्था बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बहुत खुशी हो रही है। यहाँ की जनता, हम सब इतने खुश हैं कि हमें बहुत दूर जाना पड़ता था सेलाकुई, हालांकि इतना दूर नहीं, देहरादून तक तो जाते ही हैं वैसे, पर फिर भी अब तो ऐसा है कि हमें 2 कदम पे हमें खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन होंगे। जो विश्वकर्मा जी हैं, इन्होंने इस मंदिर को 15 महीने में ऐतिहासिक मंदिर बनाया, उत्तराखंड की धरोहर बनाई। ये उत्तराखंड की धरोहर है और इसमें ये समझ लो कि जितने भी उत्तराखंड में मंदिर है उसमें इस मंदिर का नाम अवश्य आएगा। श्याम बाबा के धाम के कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ गई है। मंदिर के आसपास व्यापार, परिवहन और स्थानीय सेवाओं से जुड़े रोजगार के नए अवसर बनने शुरू हो गए हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये धाम क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। न्यूज 18 के लिए विकास नगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। और जोशीमठ की उर्गम घाटी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है और स्थानीय लोगों के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में मां कालिका देवी की पूजा में शामिल होने के लिए भक्त भी पहुंच रहे हैं। 9 महीने तक क्षेत्र भ्रमण करने के बाद माता अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रही हैं और ऐसे में माता को विदाई और माता के दर्शन देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में आए, भगवती के दर्शन करें, भगवती से प्रसाद प्राप्त करें। भगवती सबका कल्याण करेगी, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। भगवती ने दसोली, जोशीमठ और अन्य क्षेत्र जो है पूरे उत्तराखंड से बाहर से भी लोग यहाँ दर्शन करने आए। हम सभी से अपील करते हैं कि भगवती का प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य आए। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। बागेश्वर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से करीब 2 किलो अवैध चरस बरामद की गई है। रुड़की में मंगलौर इलाके के बाग से एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देहरादून पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से 27 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। अल्मोड़ा में डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। इससे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पिथौरागढ़ में सड़कों की बदहाली के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा का पुतला भी फूंका। पिथौरागढ़ में मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों के लिए कैंप का आयोजन किया गया है। कैंप में एम्स की डॉक्टर ने मौजूद लोगों की मानसिक स्थिति की भी जांच की। बागेश्वर के काफली गैर सिमल खेत गांव के ग्रामीण पूरन सिंह ने विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। अल्मोड़ा में NSUI ने अल्मोड़ा SSG विश्वविद्यालय के कुलपति पर गंभीर आरोप लगाए। कुलपति के 2.5 साल के कार्यकाल को निराशाजनक बताया।
उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एंट्री की वजह से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी के गगनानी बड़कोट में आयोजित 5 दिवसीय कुंड की जातर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच संपन्न हो गई है। लोगों ने लोक संस्कृति और पारंपरिक प्रस्तुतियों का जमकर आनंद लिया। कुछ दिनों पहले देहरादून में हुई हत्या को लेकर हरिद्वार से बीजेपी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है, हत्या में जमीन से जुड़े मामले सामने आए हैं। इन मामलों की गहनता से जांच जरूरी है। बढ़ रहे अपराध पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जमीन से जुड़े मामलों में पुलिस का हस्तक्षेप बढ़ गया है। मेरा मानना है, जमीन से जुड़े मामले राजस्व विभाग के हैं, इनमें पुलिस का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। देहरादून में जो भी मर्डर हुए हैं, तो अगर हम देखें तो ये भूमि से संबंधित मसले हैं और इसमें बहुत गहन जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं और जिस तरह अपराध जिस तरह के बढ़े हैं, अगर इस पे समय रहते हुए अगर सख्त कदम नहीं उठाए तो ये अपराध फिर भविष्य में रुक नहीं सकते हैं, इनकी चेन बनती चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि देखो, भूमि संबंधित जितने भी विवाद हैं ये राज्यों से संबंधित होते हैं। क्या हो गया है कि पुलिस का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे लगता है कि पुलिस का इंटरफेरेंस इनमें जीरो होना चाहिए। नैनीताल के बिंदु खत्ता समेत कई ऐसे वन ग्रामों का मुद्दा एक बार फिर से उठ गया है। मालिकाना हक की मांग को लेकर जनता सड़कों पर उतर आई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हजारों लोगों की ये हुंकार नैनीताल के उस बिंदु खत्ता गांव से है, जहां के लोग आजादी से पहले से अपनी जमीनों का मालिकाना हक मांग रहे हैं। एक के बाद एक सरकारें बदलती चली गई, कई वायदे हुए, लेकिन आज भी बिंदु खत्ता समेत ऐसे वनग्राम हैं जिन्हें मालिकाना हक नहीं मिल सका। एक तरफ तो वन विभाग हमें अपने अतिक्रमणकारियों की सूची में शामिल करता है, दूसरी तरफ अगर उसी लिस्ट को बना करके अगर वो केंद्र को भेजता है तो ये बिल्कुल तर्कसंगत बात नहीं है कि आप एक तरफ तो हमें अतिक्रमणकारी बता करके भेजो और ऊपर से ये उम्मीद करो कि केंद्र हमें जो है उस जमीन पर मालिकाना हक दे देगा। ये कंबाइंड प्रोटेस्ट कर रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से काफी सालों से वादे पे वादे हो रहे हैं, बट एक स्ट्रॉन्ग एक्शन जो अभी तक नहीं लिया गया है। खास बात यह है कि इस बिंदु खत्ता के मालिकाना हक वाले आंदोलन को बड़े राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का भी साथ मिल रहा है। कांग्रेस के नेता खुलकर इस इलाके को राजस्व ग्राम बनाए जाने की पैरवी कर रहे हैं। उन्हें वनाधिकार कानून के अंतर्गत जिलाधिकारी के माध्यम से भूमि का आवंटन किया जा सकता है, स्पष्ट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं कर। उत्तराखंड और बिंदु खत्ता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और हर हालत में बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा मिलना चाहिए। जाहिर है, विधानसभा चुनाव से पहले जनता की ये हुंकार विपक्ष के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। इसलिए विपक्ष के नेता भी वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने की मांग का समर्थन कर रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।